आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो रिसर्च स्टूडेंट्स और जो नए नए मार्गदर्शक हुए उन लोगों के लिए है। जो सब्जेक्ट है उसको जो मैंने टाइटल दिया है वो है साहित्यिक संशोधन, विषय वैविध्य और संभावनाएं। मैं हमेशा गुजराती में बोलने के लिए आदी हूँ। हिंदी मेरी भाषा नहीं है, हिंदी में बोलने की कोई आदत भी नहीं है, कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं की है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गुजरात में ही और गुजराती में ही बोलते रहते हैं। इसलिए मेरी जो हिंदी है उसमें अगर आपको कुछ कमी नज़र आए तो मेहरबानी करके उसको नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं आपकी हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका सहारा इसलिए ले रही हूँ कि मुझे हर राज्य के स्टूडेंट और टीचर से आज बात करनी है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल सकूं, तो हिंदी ही ठीक रहेगी। थोड़ा बहुत बख्श देना। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ संशोधन और संशोधन लेखन की शिस्त, जिसको हम डिसिप्लिन ऑफ राइटिंग बोलते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। गुजराती में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में तो खास करके काफ़ी लिखा। मुझे आपसे जो बातें करनी है वह पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्जेक्ट्स इन रिसर्च फील्ड के बारे में बात करनी है। हाँ, आदतवश बीच में थोड़ी थोड़ी बातें रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी आ जाएगी, बट आफ्टर ऑल इट्स ए पार्ट ऑफ रिसर्च, सो प्लीज डोंट माइंड। संशोधन के क्षेत्र में आज क्या क्या लीलाएं चल रही है वह आप में से कई लोग जानते भी होंगे। आप या तो रिसर्च कर रहे हैं या आप रिसर्च मार्गदर्शक हैं, तो थोड़ी बातों से, नंगी सच्चाइयों से आप भी बिल्कुल बाखबर होंगे ही। विषय की बात पर जाने से पहले दो एक जरूरी बात करनी है। मैं हमेशा जब भी कोई विद्यार्थी मेरे पास रिसर्च के लिए आता है तो मैं उससे दो एक सवाल पूछती हूँ। मैं उसको पूछती हूँ कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए या आपको वाकई संशोधन में इंटरेस्ट है, क्योंकि इन दो बातों के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, ये मैं मानती हूँ। यदि संशोधक सिर्फ पदवी केंद्री नहीं है, डिग्रीधारी नहीं है, वह सही मायने में कुछ करना चाहता है, उसको रिसर्च शब्द का अर्थ बिल्कुल बराबर पता है, तो फिर उसके लिए मैं दूसरा सवाल खड़ा करती हूँ। क्या आपने इतना पढ़ा है कि आप अपना रस का केंद्र, अपना विषय तय कर पाए? जिस विषय या क्षेत्र में आपको आपने काम करना तय किया है, उस फील्ड में आज तक कितना काम हो चुका है, कितनी संभावनाएं अभी बाकी है। अगर मैं गुजराती विषय का मार्गदर्शन करती हूँ तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा, मेरे उस स्टूडेंट को, कि क्या आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ लिया करते हैं, पढ़ पाते हैं? क्योंकि रिसर्च में आपको इन सब की जरूरत भी पड़ेगी। एक बात पक्की है कि जो काम हो चुका है उसको दोहराना नहीं है। अपनी चारों ओर जरा नजर डालिए। एक सर्जक या दो चार कृतियां लेकर
कितने लोग ये उच्चतम डिग्री हासिल कर चुके हैं। आप कोटेशन बिल्कुल ही ले सकते हैं, मैं मना नहीं करती, लेकिन कोटेशन यदि अनिवार्य है तभी लीजिए। और आप जो कोटेशन लेते हैं, अगर व्याख्या नहीं है तो इन्होंने ये बोला और उन्होंने ये बोला, अगर आपको ये बोलना है तो आप उस कोटेशन के साथ सहमत है या असहमत वो आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ कोटेशन रख के संतुष्ट मत हो जाइए। अनिवार्य लगे इतने अवतरण आप बिल्कुल लीजिए, इतने कोटेशन आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन इतने कोटेशन मत लीजिए कि वो अवतरण ग्रंथ यानी कि कोटेशन ग्रंथ बन जाए बजाय संशोधन ग्रंथ बनने का। इसका मतलब है कि आपकी लेखन शैली से लेकर जिस नतीजे पर आप पहुंचते हैं, जिसको हम तारण बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेके उपसंहार तक आपको अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी प्रस्थापित करनी है। क्योंकि जैसे हम किसी कवि के बारे में बोलते हैं, कहू कथेते शानो कवि, जो एक बार किसी ने कह दिया, सर्जक को दूसरी बार वही बात दोहरानी नहीं है, उसको कुछ नई बात करनी है। यही बात जैसे सर्जक के लिए है वो संशोधक के लिए भी है। आपको चर्वित चरवण नहीं करना है। जो बोल दिया है किसी ने, संशोधन कर दिया है, वही बात आपको नहीं दोहरानी है। आपको कुछ ओरिजिनल देना है। हम लोग एक ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट देते हैं आपको जब आपका रिसर्च खत्म होता है। हमको पता होता है तब कि इसमें कितना ओरिजिनल है और कितना नहीं है। हम सब भाषा के अध्यापक हैं, सो हम संशोधन की बातें जब करेंगे तो भाषा और साहित्य के दायरे में रहकर ही करेंगे। लेकिन साहित्य को कभी भी भाषा की सरहदें रोकती नहीं है, ये भी याद रखना है। इसलिए साहित्यिक संशोधन में दृष्टांत अलग हो सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक चर्चा की बुनियाद हमेशा एक समान ही रहने वाली है। इसलिए अच्छे साहित्यिक संशोधन के लिए बुनियादी तौर पर आपको इतिहास, यानी अगर आप गुजरात के हैं तो गुजराती साहित्य का इतिहास, कन्नड़ साहित्य का इतिहास, मराठी या बांग्ला साहित्य का या उड़िया या उर्दू साहित्य का इतिहास जानना अनिवार्य है आपके लिए। विविध साहित्य विधा यानी फॉर्म, स्वरूप, प्रकार जिसको बोलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व और पश्चिम की काव्य मीमांसा और कुछ माइलस्टोन जैसे संशोधन ग्रंथ जो हर एक स्टेट में, हर एक लैंग्वेज में हमेशा होते हैं, ऐसे माइलस्टोन जिसको बोलते हैं वो संशोधन ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे विषय वैविध्य की। ये मैंने बोला अनिवार्य नॉलेज की, इतना तो दिस इज मिनिमम, यू शुड नो दिस। अब हम विषय वैविध्य की बात करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि अगर इतने सारे विषय एक अच्छे संशोधक के इंतजार में ताक लगाए कतार में खड़े हैं, तो फिर आज का विद्यार्थी और मार्गदर्शक दोनों ज्यादा से ज्यादा आसान सरल विषय की ओर क्यों जा रहे हैं? पूरे भारत में एक वक्त था, एक जमाना था जब कठिन से कठिन विषय पे हमारे पुरखे, हमारे विद्वान काम करते थे और वो पीएचडी की डिग्री के बिल्कुल ही मोहताज नहीं थे। एरिस्टोटल और भरत मुनि की तुलना कर सके, रीति विचार के साथ शैली विज्ञान की बात कर सके, ऐसे लोग हमारे बीच में विद्यमान थे। दर्जनों मध्यकालीन कृतियों के पाठ निर्णय,
काल निर्णय करने वाले हमारे श्री जयंत कोठारी जैसे विद्वान हैं, जिन्होंने कभी पीएचडी की डिग्री ली ही नहीं है, इसके सामने हमारा और आपका दारिद्र्य तो देखिए। सवाल ये उठता है कि हमारे संशोधन प्रति साल ज्यादा से ज्यादा गरीब क्यों होते चले। हाँ, इसमें ज्यादा दोष विद्यार्थी का है, मैं मानती हूँ, लेकिन मार्गदर्शक और परीक्षक भी कोई कम दोषी नहीं है। एक मार्गदर्शक और दो परीक्षक, मानी 3 छलनी में छलने के बाद भी अगर हमारे पास सिर्फ कथासार या तो कविता सार जैसे बड़े बड़े वजनी थोथे डिग्री कमा रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी इस छलनी के छिद्र अब कितने बड़े हो गए हैं। जब तक मार्गदर्शक और परीक्षक अपने मापदंड कड़क नहीं करेंगे, तब तक संशोधन करने वाला जो बंदा है वो सरल रास्ते, सरल विषय और चर्वित चर्वण करता ही रहेगा। ये सच्चाई को स्वीकार करने के बाद हम संशोधन क्षेत्र में विषय के वैविध्य और शक्यताओं की बात शुरू कर रहे हैं। ये सब ऐसे विषय है जो किसी सज्ज और श्रम करने वाले संशोधक के इंतजार में न जाने कब से कतार में खड़े हैं। तो अलग अलग क्षेत्र की मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं लेती हूं विवेचन, आलोचना या तो क्रिटिसिज्म, आप जो भी बोले। ये आलोचना का क्षेत्र एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा विषय है जिसको प्रायः कोई भी पसंद नहीं करता है। चाहे वो प्रत्यक्ष विवेचन हो, चाहे वो सैद्धांतिक विवेचन हो, कोई पसंद नहीं करता है। फिर भी मैं इसमें आपको पॉसिबिलिटीज दिखाती हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं अगर कोई सही मायने में श्रम करने वाला विद्यार्थी आए तो। एक, आपकी भाषा के विवेचन में जो भी परिभाषाएं आई, जिसको हम टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं इंग्लिश में, जो परिभाषाएं आई, जो विभावना जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं वो आए, वह समय समय पर किस तरह परिष्कृत होते गए, उसकी ऐतिहासिक तपास हम कर सकते हैं। जैसे कि आकार की विभावना कैसे बदलती गई, कम्युनिकेशन यानी संक्रमण की विभावना कैसे, हमारा जो पहला विवेचक है गुजरात का, नर्मद से लेके सुरेश जोशी, चंद्रकांत टोपीवाला, सुमन शाह तक आते आते ये जो विभावनाएं हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये कैसे बदलते गए। जो टर्मिनोलॉजीज हम पश्चिम से लाए, वो टर्मिनोलॉजीज हम कितनी पचा पाए, कितनी एक्सेप्ट कर पाए। अंतर चेतना प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल नॉवेल, मनोवैज्ञानिक नॉवेल, इन शॉर्ट ये कैसे एक के बाद दूसरे विवेचक के पास जाते जाते परिष्कृत होता चला, इसकी बात हम कर सकते हैं। दूसरा, सब भाषा वाले अपने अपने साहित्य में आकार यानी फॉर्म की विभावना कैसे बदलती गई, उसके बारे में संशोधन करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। जैसे गुजराती विवेचना में नवलराम से लेके सुरेश जोशी तक आते आते ये विभावना काफी बदली है। किसी भी आलोचना में, कोई भी विवेचन में, कोई भी क्रिटिसिज्म में हम लोग जो बात करते हैं वो या तो सर्जक, कृति और भावक, ये तीन ही स्थान के बीच में हम बात करते रहते हैं। इसका जो महत्व है वो कभी घटता है, कभी बढ़ता है। कभी सर्जक बीच में महत्व धारण करता है, कभी कृति, कभी भावक, मानी सर्जक केंद्री, कृति केंद्री या भावक केंद्री, ये हमेशा बदलता रहता है।
कभी हम कृति केंद्रीय हो जाते हैं तो कभी कर्ता केंद्रीय हो जाते हैं। कभी हम ऑथर का डेथ, द डेथ ऑफ ऑथर, रोला बार्थ ने जो बात की वो वहाँ तक चले जाते हैं। कभी हम रीडर रिस्पॉन्स थियरी की बात करते हैं, मतलब भावक केंद्रीय हो जाते हैं। कृति और कर्ता का महत्व बिल्कुल घटा लेते हैं। ये बात हमारी सब भारतीय भाषाओं में हुई है। इस पर से हमें संक्रमण यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में बात हम कर सकते हैं। कैसे हम एक युग के बाद दूसरे युग में जाते जाते ये विभावनाएं कैसे बदलती गई, ये कंसेप्ट किस तरह बदले, कब सर्जक केंद्र में था, कब कृति, कब भावक, ये हर भाषा का विद्यार्थी, संशोधक इसमें काम कर सकता है। तीसरा, आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर लाइफ सेक। कला कला के खातिर या कला जीवन के खातिर, जिसको हम कलावादी और नीतिवादी जो बोलते हैं विवेचक, ये जो पश्चिम में बदलता रहा वह हमारे यहाँ पे भी हुआ। गांधी के प्रभाव से पूरे देश में साहित्य जीवनवादी बना। प्रतिबद्ध या कमिटेड लिटरेचर हम जिसको बोलते हैं, वो भारत की हर भाषा में थोड़े कालखंड के लिए, थोड़े समय खंड के लिए प्रगतिवाद बिल्कुल आया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव में हम सब कलावादी बने। फिर आधुनिकता के आंदोलन ने हमें कमिटमेंट से दूर हटाया। पोस्ट मॉडर्निज्म में हम सब फिर से वापस चले अपने रूट्स की ओर। दलित चेतना, नारी चेतना, ग्राम चेतना, देशीवाद, ये सब के बारे में हम लोग ने बातें की। हमने प्रगतिवाद या कमिटेड लिटरेचर के बारे में कितनी बातें की। कला जीवन के लिए है, ये मान्यता के दौरान कोई कलावादी भी रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ पे कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी गांधी के समय में बिल्कुल कलावादी थे। और कलावाद का जब जमाना था तब कोई जीवनवादी भी रहा होगा। ये हर भाषा में हुआ होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे संशोधक ये प्रकार के संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है। चौथा, अभी मैं आलोचना की बात कर रही हूं। अर्थ, जिसको हम मीनिंग बोलते हैं, ये अर्थ का जो कंसेप्ट है, विभाव है, वो कैसे परिष्कृत हुआ, कैसे हम कम्युनिकेशन, मीनिंग, फॉर्म, ये सब कंसेप्ट यानी विभाव, विभावना कैसे परिष्कृत होती गई अपनी अपनी भाषाओं में, इसके बारे में हम सब काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये विषय उपेक्षित है, कोई इस पे काम नहीं करता है। एक और कठिन काम है जो करना चाहिए लेकिन कोई नहीं करता है, वह है पुनर्मूल्यांकन, रिएवैल्यूएशन। जो साहित्यिक इतिहास लिखित रूप में हमारे सामने है हर भाषा में, वह क्या क्षति रहित है? वह क्या बिल्कुल ही तटस्थ दृष्टिकोण से लिखा गया है? क्या हम इसमें फिर से काम नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन इसमें काफी श्रम करना पड़ेगा। तो ये बात हुई आलोचना के फील्ड की। आप इसमें और विषय भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ शक्यताएं दिखाई है। अब मैं आगे चलती हूँ। हमारी सब भाषाओं में एक विषय जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वह है एक सर्जक यानी एक ऑथर और उसका अध्ययन। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग फॉर रिसर्च। वह कवि है, उपन्यासकार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नाट्यकार है, निबंधकार है। कभी कभी एक सर्जक एक से ज्यादा विधा में भी लिखता हो, तब तो काम और आसान हो जाता है। होता क्या है आमतौर पर, उसका जीवन
उसके जीवन के बारे में लिख दो, फिर उसकी कृतियों के बारे में लिख दो। इसमें निष्कर्ष जैसा वैसे कुछ होता नहीं है, पर औपचारिकता फिर भी निभाई जाती है। वैसे हमारे पूर्वसूरियों ने ऐसे काम भी, ऑथर के काम भी बहुत बढ़िया तरीके से किया है। हो सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप निर्मल वर्मा पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ उनके उपन्यास या शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको निर्मल वर्मा का चिंतन भी पढ़ना पड़ेगा और चिड़ों पर चांदनी भी पढ़नी पड़ेगी। उनके संस्मरण और उनके विवेचन भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी भाषा एवं अनुभूति का जो जगत है वो उनके चिंतन और संस्मरण और उनके फिक्शन में एक ही रहता है। अगर कोई गुजराती संशोधक सुरेश जोशी पे काम करेगा तो उन्हें भी उनके फिक्शन के साथ साथ उनके निबंध बिल्कुल पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि पात्र भाषा और सर्जक भाषा एक हो जाती है, ऐसा आप तभी कह पाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस तरह से हमारे यहाँ पे बात करने के लिए कोई आगे आ रहा नहीं है। जैसे और एक क्षेत्र में बताती हूँ जिसको बोलते हैं बायोग्राफिकल नॉवेल। जैसे गुजराती में, अंग्रेजी में जीवन कथनात्मक ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल उपन्यास लिखे जाते हैं, वैसा हर भाषा में होता ही होगा। इसमें इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ होता है। सब सच्चाई तो नहीं होगी, कल्पना का अंश भी होगा। हम संशोधन कर सकते हैं कि सर्जक ने जीवन से क्या लिया, कल्पना कितनी अंदर डाली। जो कल्पना उसने की वह व्यक्ति के चरित्र पर कोई लांछन तो नहीं लगाती है। जो टिप्पणियां उसने की वो व्यक्ति के चरित्र को हानि तो नहीं पहुंचाती है। जो उपन्यास हमारे सामने आए वह सिर्फ दस्तावेजी यानी डॉक्यूमेंट्री हुए या कलात्मक उपन्यास भी बने, हमें ये भी देखना है। जैसे हिंदी में गिरिराज किशोर की पहला गिरमिटिया, उन्होंने ये महात्मा गांधी के बारे में नहीं लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखी है। मोहनदास गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे हैं और वो कैसे मिस्टर गांधी बने, मोहनदास से मिस्टर गांधी, उसकी ये कथा है। पहलो गिरमिटियो ये 1915 तक ही कथा है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आते, उसके बाद की कोई बात उसमें नहीं है। और गुजरात में जयंत गाड़ित 4 भाग में एक महानवल लिख दे जिसका नाम है सत्य। इसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। ये सत्य में जब गांधी 1915 में भारत वापिस आते हैं, हिंदुस्तान वापिस आते हैं, और मिस्टर गांधी महात्मा गांधी कैसे बने वो सफर की यहाँ पे बात हुई है। अगर किसी को गांधी आधारित उपन्यास पर संशोधन करना है तो उसको महादेव भाई की डायरी, प्यारेलाल के पूर्णाहुति के 4 भाग, नारायण देसाई लिखित गांधी जी की जो जीवनी है, मेरा जीवन वही मेरी वाणी, उसके 4 भाग, उपरांत काफी कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। तभी संशोधक ये कह पाएगा कि उपन्यासकार ने कोई ऐसी कल्पना नहीं की है जिससे गांधी जी की व्यक्तिता को कोई लांछन लगे। आपको ऐसा ही काम आप मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी जशवंत सिंह की किताब है, वीरेंद्र सिंह की किताब है, गुजराती में भी महानायक है, तो काफी कुछ जिन्ना के बारे में भी लिखा गया है। गुजराती भाषा में दिनकर जोशी एक ऐसे लेखक है जिन्होंने नर्मद, सोक्रेटिस, तोल्स्टॉय, गांधी के
जो बड़े बेटे हैं हरिलाल गांधी, और काफ़ी सारी नवल कथा उपन्यास उन्होंने लिखी है। अगर आपका प्रभुत्व अंग्रेजी भाषा पर है तो वहां पर भी ऐसी बायोग्राफिकल नॉवेल आपको मिलेगी। अकेले अरविंद स्टोन ने ही कितनी बायोग्राफिकल नॉवेल लिखी है, जैसे कि प्रसिद्ध चित्रकार वान गोग के जीवन पर से अरविंद स्टोन ने लस्ट फॉर लाइफ लिखी, जैक लंडन के जीवन पर से सेलर ऑन हॉर्सबैक लिखी, माइकल एंजेलो के जीवन पर से एगनी एंड एक्सटेसी लिखी, फ्रॉइड के जीवन पर से पैशंस ऑफ द माइंड लिखी। यहाँ पर संशोधक को व्यक्ति जीवन के बारे में खुद को संशोधन करना पड़ेगा, तभी वह सर्जक की सफलता या विफलता के बारे में कुछ कह पाएगा। जैसे गांधी के बारे में आपको हर बात लिखी मिलती है, वैसे इन सब के बारे में नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा और बाद में रिसर्च शुरू होगा। और एक फील्ड की बात करते हैं जिसको मैं कहूंगी ऐतिहासिक उपन्यास, हिस्टोरिकल नॉवेल। इसके बारे में थियरी तो काफ़ी लिखी गई है, वो आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, बाद में नॉवेल और बाद में हिस्ट्री की जो जानी पहचानी घटनाएं इस नॉवेल में आके क्या रूप लेती है वो आपको देखना पड़ेगा। जो पात्र है, कैरेक्टर है, जो समय है उनका, उनके मुताबिक सर्जक ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सर्जक ने काल व्यतिक्रम किया है, उसको ये परमिशन नहीं है, काल व्यत्यय करने की उसको परमिशन नहीं है। जो काल्पनिक पात्र है वह ऐतिहासिक पात्र से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनना चाहिए, वो हिस्टोरिकल नॉवेल की एक कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो वो आपको ध्यान पर लाना है। इतिहास और कल्पना के बीच में उसने कितना बैलेंस किया है। और हाँ, यहाँ आपको नॉवेल फॉर्म की शर्तों के साथ इतिहास को ठीक ठाक निरूपित किया है कि नहीं, ये भी देखना है। और आप नॉवेल की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात नहीं कर रहे, तो नॉवेल बनती है या नहीं? नॉवेल फॉर्म एक आर्टिस्टिक फॉर्म है, वो बन रहा है या फिर सिर्फ ये दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन है? तो फिर आप उसको रिजेक्ट करेंगे, ये ऐतिहासिक नवल कथा नहीं बन रही है। दृष्टांत के तौर पर अगर मैं गुजरात से लेती हूँ तो सोमनाथ मंदिर का ध्वंस एक ऐतिहासिक घटना है। 4 गुजराती उपन्यासकारों ने इस पर उपन्यास लिखे, वैसे तो 6 ने लिखे हैं, मैंने 4 पढ़े हैं। धूमकेतु ने चौला देवी लिखी, मुंशी ने जय सोमनाथ लिखा, मड़िया ने कुमकुम अने आशका लिखी और रघुवीर चौधरी ने सोमतीर्थ लिखी। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम ये 4 उपन्यासकार किस तरह से देखते हैं ये आपको देखना है। असल में इतिहास में क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। एक ही कैरेक्टर है चौला देवी, ये चौला ये 4 उपन्यासकार के दृष्टिकोण से आप देखें तो कैसी है। तो हिस्टोरिकल नॉवेल में आप ये कर सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा पीएचडी होते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर में, मानी तुलनात्मक साहित्य। हमने इसको इतना तो आसान बना दिया है कि कोई भी कृति या सर्जक ले लो और 2-2 प्रकरण जीवन और कवन के बारे में लिख दो। प्रथम प्रकरण तो कंपैरेटिव लिटरेचर का होगा ही, हो गया पीएचडी। वैसे ये एक भद्दा मजाक है। मैंने एक सीनियर को निर्मल वर्मा और मधुराय को कंपेयर करते हुए देखा था। मैंने कहा, भैया निर्मल वर्मा के साथ अगर लेना ही है तो आप सुरेश जोशी को लो, क्योंकि दोनों में काफी समानताएं है। लेकिन मधुराय, ये तो ऐसा हो गया कि आप गाय और पत्थर मानी किसी भी 2 चीज का मुकाबला कर सकते हैं।
मत करिए ऐसा। असल में कंपैरेटिव लिटरेचर में तो साहित्य और अन्य मानव विद्या, उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वह तो कोई करता नहीं है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज, शक्यताएं दिखाती हूँ। जैसे पहली पॉसिबिलिटी है साहित्य और मनोविज्ञान, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। आप ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लीजिए और उसमें मनोविज्ञान कितना है वो देखिए। आप आगे चलिए इसमें, मनोविज्ञान में ही स्टोरी ऑफ इनिशिएशन, जिसको मैं नवदीक्षा की वार्ता बोलती हूँ, आप इसमें गुजराती, भारतीय और विश्व की कहानियां लेकर काम कर सकते हैं। थर्ड वन इज एबनॉर्मल कैरेक्टर्स इन लिटरेचर, साहित्य में असामान्य पात्र। आप ग्रीक ट्रेजेडी लीजिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से लेके काफी सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज आपको मिलेंगी। आप थक जाएंगे, इसके इतने सारे एबनॉर्मल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। आपको सटल टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज क्या है वो जाननी पड़ेगी। सिर्फ लिटरेचर पढ़ने से ये काम नहीं हो सकता। आगे चलिए साइकोलॉजी में, ईर्ष्या यानी जेलसी, अहम, ईगो और मानव संबंध। जब मैं ये काम कर रही थी तो मुझे सिर्फ गुजराती साहित्य से ही ईर्ष्या जिसके केंद्र में हो ऐसी कुछ 25 कहानियां मिली। तो हम अगर भारतीय और विश्व साहित्य की ओर दृष्टि करेंगे तो हमें कितना कुछ मिल सकता है। ऐसे विषय पर काम हो सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको साइकोलॉजी में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, ईगो, जेलसी, ईड, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिर अप्लाई भी करना पड़ेगा। स्त्री पुरुष संबंध की बात करेंगे तो ईर्ष्या, अहम, लघुता या तो गुरुता ग्रंथि, इसकी वजह से जो खड़ी होती है वह समस्याओं की चर्चा भी आप कर सकते हैं। लग्नेतर संबंध जो होते हैं उसमें भी आपको सिर्फ समाज विज्ञान उसके लिए जवाबदार नहीं है, मनोविज्ञान भी उतना ही वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये भी कर सकते हैं। कृति की ही तुलना करनी है आपको सिर्फ, तो थॉमस हार्डी के वेसेक्स और पन्नालाल पटेल का जो उत्तर गुजरात का प्रदेश है, इडरियो प्रदेश, उसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। आधा गांव, मानवीनी भवाई, मैला आंचल, जिंदगी नामा, ये सब आपको काफी पॉसिबिलिटी, शक्यताएं देती है कि आइए और हमारी तुलना कीजिए। लेकिन हम जो 2, 3, 4 किताब पर हमेशा मरते रहे वो ही लेते हैं, नया कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। आगे चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी में। साहित्य और मनोविज्ञान हमने किया, अभी मैं बोलूंगी साहित्य और समाज विज्ञान। इसमें तो इतनी शक्यता है कि शायद मैं 2-3 भूल भी जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। पहला, जैसे साहित्यिक कृतियों का व्यक्ति, समाज या देश काल पर प्रभाव, आप ये कर सकते हैं। कौन सी साहित्य कृति ने क्या प्रभाव डाला, जैसे रस्किन की अनटू दिस लास्ट का गांधी पर प्रभाव, सत्याग्रह से लेके आजादी की सफर तक एक पुस्तक का प्रभाव, हैरियट बीचर स्टॉव की अंकल टॉम्स कैबिन के प्रभाव से अमेरिका की गुलामी की प्रथा नाबूद हुई, हम सब जानते हैं। स्टाइनबेक की
द ग्रेव्स ऑफ रॉथ। ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में जो माइग्रेंट लेबर, एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाने वाला मजदूर, जैसे कोई गुजरात से केरला जाए तो उसका हक खत्म हो जाता है, वैसे अमेरिका में था। तो ये जो माइग्रेंट लेबर का जो प्रॉब्लम था, उसका इतना तो गहरा प्रभाव पड़ा इस नॉवेल का, स्टाइनबेक की द ग्रेव्स ऑफ रॉथ का, कि अमेरिकी संसद को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रह के काम करने के कानून बदलने पड़े। एक उपन्यास ये कर सकता है, उसमें सुधार करने पड़े। हेनरिक इब्सन 1879 में अ डॉल्स हाउस लिखते हैं, नोरा ने जो द्वार खोले उस दिन तो पूरी दुनिया की स्त्रियों के बंद दरवाजे खुल गए। हमारे यहाँ पे गुजरात में कुंदनिका कापड़िया की 7 पगला आकाश मां नारीवादी आंदोलन का पर्याय बन गई। इस उपन्यास का गुजराती कुटुंब जीवन पर और समाज जीवन पर बहुत ही प्रचंड प्रभाव पड़ा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ नवल कथा और वंदे मातरम गीत का स्वातंत्र संग्राम पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी भी बात हो सकती है। यहाँ पर राष्ट्रवाद की जो संकुचित विभावना की गई है, उसका जवाब काफी साल के बाद रविंद्रनाथ टैगोर घरे बाहिरे लिख के दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीयता आखिर है किस चिड़िया का नाम, टैगोर ने लिखा भी है और घरे बाहिरे तथा गोरा उपन्यास के जरिए हमें दिखाया भी है कि असली राष्ट्रवाद क्या है। आगे चलते हैं। गांधी जी का समाज और साहित्य पर प्रभाव। हम सब पढ़ते हैं साहित्य के इतिहास में कि गांधी जी के कारण स्वदेशी आंदोलन हुए, अस्पृश्यता निवारण, स्त्री जागृति, सामान्य जन का साहित्य में प्रवेश हुआ, प्रतिबद्ध कमिटेड लिटरेचर आया, भाषा सरल हुई। ये सब बातें हम करते हैं। स्त्री ने घर उम्र से बाहर की दुनिया में कदम रखे, पिकेटिंग किया, वो जेल भी गई। ये सब हम बात करते हैं, लेकिन ये सारी बातों पे किसी ने काम किया? प्रगतिवाद या जीवन लक्ष्य साहित्य का समय क्यों अल्पजीवी रहा? क्यों वह हिंदी उर्दू जैसी भाषाओं में प्रभावक ढंग से आया और अन्य भाषाओं में उसका इतना प्रभाव नहीं रहा? क्यों? ये हम सबको ये सोचना चाहिए। गांधी जी थे तभी गांधी प्रभाव साहित्य में समाप्त होता चला। इसके कई कारण हैं। टैगोर की सौंदर्य अनुरागी धारा से लेकर विश्व युद्ध और आधुनिकता का प्रवेश। लेकिन सोचिए, कभी हमने इसके बारे में सोचा, रिसर्च किया? हमारे गुजराती साहित्य में ऐसी कहानियां और उपन्यास मिलते हैं जिसकी नायिका गांधी मूल्यों से प्रेरित है। दर्शक के उपन्यास या मेघाणी की कहानियां। इस समय खंड में जो आत्मकथाएं मिलती है, जैसे सुमंत मेहता, रविशंकर रावल, इंदुलाल याग्निक, ये सब गुजराती समाज जीवन के साथ पूरे देश में क्या चल रहा था उसकी बातें भी करती है। आत्मकथा में जो समाज है वो ही कथा साहित्य में भी आपको जाके मिलेगा। क्या हम इसकी तुलना नहीं कर सकते? इसलिए मैं अगला मुद्दा यही करूंगी। जो समाज आत्मकथा में निरूपित हुआ है उसकी हम बहुत ही कम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर सकते हैं। यदि हमें बदलती नारी छवि की बात करनी है या हमें भारतीय नारी की बात करनी है, तो हम फिक्शन, कहानी या उपन्यास के समांतर भारतीय आत्मकथाओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। क्यों 1970 से पहले नारी आत्मकथा कम मिलती थी?
बाद में उसमें जो उफान आया वह उसकी मन की मुक्ति व्यंजित नहीं करती है। ये नारी खुद के बारे में, दाम्पत्य के बारे में, खुद की पीड़ाओं के बारे में लिखने लगी। हर क्षेत्र की नारी ने लिखा। अगर हम ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम कई सारी बातें कह पाएंगे। थोड़ी अलग अलग क्षेत्र की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसके थोड़े नाम सुनिए। सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में तो हिंदी में मन्नू भंडारी की एक कहानी ये भी है, प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या है, मैत्रेयी पुष्पा की है। पंजाबी में आप जाओगे तो अमृता प्रीतम की रेवेन्यू स्टेप है, अजीत कौर और दलीप कौर टिवाणा की है। उर्दू में इस्मत चुगताई की कागजी है, पैरन है। आसामी में इंदिरा गोस्वामी की है, फिर कमला दास की है, फिर गुजराती में आपको हिमांशी शरद जैसे बड़े ऑथर की भी मिलती है। फिल्म में जाओगे तो आपको हंसा वाडकर, जिसकी भूमिका फिल्म बनी जिसकी ऑटोबायोग्राफी से, कानन देवी, प्रतिमा बेदी, शौकत आजमी, दुर्गा खोटे, इन सब की ऑटोबायोग्राफी हमें अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में मिल रही है। पति पत्नी दोनों ने लिखी हो तब तो आप समाज के साथ साथ मनोविज्ञान, स्त्री पुरुष संबंध, पितृसत्ताक व्यवस्था आदि काफी बातें कर सकते हैं। जैसे सात्र और सिमोन द बुआ, जैसे शारदा मेहता और सुमंत मेहता गुजराती में, जैसे मनु भंडारी और राजेंद्र यादव हिंदी में। फूलो देशपांडे की पत्नी सुनीता देशपांडे ने जब मनोहर आहे लिखी तो कितनी सारी बातें सामने आई। जो राजेंद्र यादव पूरे देश में स्त्री विमर्श के बारे में उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता था, जब मनु भंडारी की आत्मकथा हमारे सामने आई तब हमें पता चला कि पति के तौर पर, एक पुरुष के तौर पर वो कितने घटिया इंसान थे। तो ये ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ेंगे तभी हम ऐसी बातें, ऐसे जिसको तारतम्य बोलते हैं, वो कर पाएंगे। हमारे देश में ऐसी स्मरण कथाएं लिखी गई जो अपने समय का आईना दिखाती है हमें। जैसे कि भारत विभाजन के समय औरतों के साथ क्या हुआ, पुरुष कैसे जानवर बन गया, कैसे धर्म, जाति, उम्र सब गौण बन गया और सिर्फ स्त्री देह ही महत्वपूर्ण बन गया। उस कराल काल में ये जानने के लिए पार्टीशन, स्टोरीज एंड नॉवेल्स, उपन्यास, नाटक, ये सब तो है ही, लेकिन दो स्मरण कथाएं हैं। गुजराती में कमलाबेन पटेल की मूल सोता उखड़ेला में लाहौर कैंप की बात है, और बेगम अनीस किडवाई की जो आज़ादी की छांव में वो दिल्ली कैंप की बात करती है। तो हम ये पढ़ के इसके बारे में फिर उपन्यास, नाटक और कहानी की बात कर सकते हैं। अगर ये दोनों आज़ादी की छांव में और मूल सोता उखड़ेला हम साथ पढ़ेंगे तो हम कह पाएंगे कि अत्याचारी का कोई धर्म होता नहीं है, वह सिर्फ अत्याचारी ही होता है। और आगे चले, हम मोटे तौर पर एक विधान कर देते हैं कि नारीवादी आंदोलनों के बाद सन 70 से हमारे यहाँ पे नारी छवि बदली, लेकिन इसका भी जरा गौर से अभ्यास करने की जरूरत है। मैं 70 के बाद छवि बदली इसके साथ सहमत नहीं हूँ। जैसे गुजराती भाषा की महानवल गोवर्धनराम त्रिपाठी की सरस्वती चंद्र में जो नारी छवि थी, उसमें एक आदर्श गृहिणी की छवि सामने आई। गोरा की नायिका या माता जो आनंदमयी है वो बिल्कुल अलग किस्म की नारी है। घरे बाहिरे की बिमला तो बिल्कुल ही अलग है। चौखेर बाली की नायिका विधवा है, लेकिन उसका रुआब तो देखिए। आरोग्य निकेतन में पति के समकक्ष गाती, खेलती, पढ़ी लिखी नारी है। एक और आशापूर्णा देवी, मैत्रेयी देवी और महाश्वेता देवी की नारी है, तो दूसरी ओर कन्नड़ उपन्यासकार शिवराम कारंत की धरती खोड़े पाछो वड़े की सरस्वती को देखो। मराठी उपन्यासकार आशा बगे की भूमि की मैथिली से मिलिए, या तो शशि देशपांडे की
लॉन्ग साइलेंस की नायिका से मिलिए, मेघाणी की नायिका से मिलिए, इस्मत चुगताई की टेढ़ी लकीर की नायिका समाज की दीवारों में सर फोड़कर, बुर्खा निकालकर पढ़ने की जिद पर अड़ी हुई है। पढ़कर कमाकर पुरुषों की बनाई दुनिया में अपना मुकाम वो कायम करती है। पूरे देश में आपको 1970 से पहले ऐसे कितनी ठंडी ताकत का परिचय कराने वाली नारियां मिलेगी। नारी आंदोलन हुए उसके बाद कहानी उपन्यास की नारी छवि कैसे बदली, वह भी आप बात कर सकते हैं। ये विषय सब लेते हैं, लेकिन उसको 1970 के पहले के साहित्य के साथ तुलना करने की बात किसी के मन में नहीं आती। स्त्री को न्याय दिलाने वाले कानून बने, नारी आंदोलन हुए, उसके बाद खास करके 75 के बाद कैसी छवि सामने आती है। पढ़ी लिखी कमाने वाली औरत की समस्याएं क्या बिल्कुल बदल गई है? हमें याद रखना है कि हर समय खंड में, समग्र भारतवर्ष में कुटुंब या समाज के प्रश्न स्त्री के लिए एक से है। पूरे भारत में संशोधक यदि समर्थ है तो वह ये नारी छवि द्वारा भारतीयता की खोज कर सकता है। फिक्शन को बेस बना के भारतीयता की खोज दूसरे तरीके से भी हो सकती है। आत्मकथाएं, उपन्यास। एक विषय है मूल्यह्रास या विपर्यास, मूल्यों का विपर्यास। आजादी के बाद बदलते युग के साथ मूल्यों में जो परिवर्तन आया उसकी बात हम नहीं करते। हम साहित्य कृति के आधार से सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, नैतिक मूल्यों में आए बदलाव के बारे में बात कर सकते हैं। आप दृष्टांत के तौर पर लीजिए, 1947 के बाद के फिक्शन में सामाजिक ढांचा बिखर जाने की बात है। कैसे मूल्यह्रास के युग ने अपना पांव जमाया, ये बात भी काफी कृति करती है। जैसे कि पन्नालाल पटेल की मानवीनी भवाई, राही मासूम रजा की आधा गांव। इन दोनों में आर्थिक वजह से हो रही नैतिक मूल्यह्रास की बात है। मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, पन्नालाल पटेल अपनी कहानियों में हर क्षेत्र में हो रहे मूल्यह्रास की बात करते हैं। महाश्वेता देवी की अग्निगर्भा या अरण्य का अधिकार में राजकीय आंदोलन के पीछे आर्थिक समस्याएं कैसे पड़ी है, हम क्यों इसकी बात नहीं करते हैं? राजेंद्र सिंह बेदी की एक चादर मैली सी हो या अब्दुल बिस्मिल्लाह की जीनी बीनी चदरिया में जैसे टूटते जाते आर्थिक ढांचे और परिणाम स्वरूप जो नैतिक मूल्यह्रास की बात हुई है, उसकी बात हम क्यों नहीं करते हैं? एक वक्त था जब हमारा नर्मद शेयर बाजार से परे रहने की चेतावनी देता था। एक समय था जब साहित्य परिषद में जाने माने समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री लेक्चर्स देते थे। लेकिन आज हमने साहित्य को जैसे एक दंडीय महल में रख दिया है। हम और मानवीय विद्याओं के बारे में जैसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम एकलता, एलियनेशन की बात करते या एब्सर्ड की या आधुनिकता की बात करते हैं तो हमें कामू, काफका या सात्र की जरूरत पड़ती है। कामू, काफका, सात्र को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन हमने कभी भारतीय साहित्य में इसकी खोज करने की कोशिश की है? हम नहीं करते क्योंकि हम ज्यादातर खुद की भाषा का बाद में पढ़ते, पहले विदेशी पढ़ते, जिसको हम मॉडर्न सेंसिटिविटी कहते हैं, आधुनिक संवेदना कहते हैं, वह भारतीय साहित्य में खोजिए। वैसे भी संशोधन में आपको खोजना ही तो होता है। आप भालचंद्र नेमाड़े की कोशेटो लीजिए, शशि देशपांडे की लॉन्ग साइलेंस लीजिए, निर्मल वर्मा की वे दिन या एक चिथड़ा सुख लीजिए,
आप अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें लीजिए, उषा प्रियमवदा की कुछ कहानियां लीजिए, या सितांशु यशेष चंद्र की कुछ कविताएं लीजिए, इस सब में आपको वो मिलेगा एलियनेशन, या जिसको हम मॉडर्न सेंसिटिविटी कहते हैं वो। हम राजनीति, चाहे वो भारतीय राजनीति हो या वैश्विक राजनीति हो, उसके विषय बनाती हुई साहित्य कृति को लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें राजनीतिक घटनाक्रम और उसके आगे पीछे के परिबल पता होने चाहिए। दाखला तरीके राही मासूम रजा ने 1975 की जो कटोकटी इमरजेंसी थी उसके बारे में कटराबी आरजू नामक उपन्यास लिखा। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी तो 1963 में आ गई थी। अभी नेहरू जी जिंदा थे और भारतीय राजनीति एवं समाज का शतमुख विनिपात अभी बाकी था, लेकिन राग दरबारी में हम देख सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु महिला आंचल 53 में लिखते हैं, 1953 में। और आप देखिए, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, या तो फिर हिंदुत्ववादी संगठन हो, आजादी को कुछ 5 साल हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हो या कुटिल नीतियां हो, गरीबों का जो शोषण करना है वो हो, कोई पीछे हटता नहीं है। श्रीलाल शुक्ल हमें दिखाते हैं शतमुख विनिपात, किस तरह भ्रष्टाचार हमारे खून से मिला हुआ है, ये हम देख सकते हैं। मन्नू भंडारी 1979 में महाभोज लिखती है, राजनीति का ये भयावह चेहरा हमने बाद में देखा, लेकिन सर्जक भविष्य देख सकता है। हम पूछ सकते हैं कि क्यों गुजराती भाषा में ऐसी सशक्त पॉलिटिकल नॉवेल नहीं है। हाँ, हरिंद्र दवे की गांधी की कावड़ का नाम हम ले सकते हैं, लेकिन वो सशक्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बन पाई। भारतीय राजनीति से आप विश्व की ओर बढ़े। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म की बात करेंगे तो आपको जार शासन, उसके अंत के लिए की गई बोल्शेविक क्रांति मानी रेड रिवॉल्यूशन, और बाद में लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की आदि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किस तरह प्रजा साम्यवाद से भी निर्भ्रांत हुई, वह आप तभी समझ पाएंगे। यहाँ आप नॉवेल फॉर्म, रूपक ग्रंथि और पॉलिटिक्स, इन सब के बीच का संबंध भी प्रस्थापित कर सकते हैं। हमारा एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। 1978 तक यहाँ की प्रजा सिर्फ कुदरत के थपेड़े झेलती थी, बाकी सुखी थी। ईरान की तरह यहाँ की औरतें भी प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हुआ करती थी। पर विश्व की 2 महासत्ता रशिया और अमेरिका ने मिलकर अफगानिस्तान की जो दुर्दशा की, वह पहले आपको पढ़ने पड़ेगी। बाद में आप खालिद हुसैनी की नॉवेल्स द 1000 स्प्लेंडिड सन्स या तो काइट रनर पढ़िए। इस देश की बदलती किस्मत से आप उसकी कंपैरिजन करो। 1978 में रशिया का घुसना, बाद में अमेरिका, उनसे लड़ने पहले मुजाहिदीन आते हैं, बाद में तालिबान का उदय होता है। प्रजा के टूटते सपने, स्त्रियों की कल्पना न की जाए इतनी यातनाएं, आतंक का बहुत ही घृणास्पद और भयावह चेहरा आप देख पाएंगे। यही बात अगर आपको झूठी लगे तो आप सुष्मिता बंदोपाध्याय की आत्मकथा काबुली वाले की बंगाली बीबी भी जरूर पढ़ लीजिए। आपको लगेगा फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आप यहाँ पर आपकी टेक्स्ट को वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनारियो के साथ बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। नक्सलवादी मूवमेंट पॉलिटिकल कम और आर्थिक सामाजिक ज्यादा है। वह समझने के बाद आप महाश्वेता देवी की 1084 या अग्निगर्भा या तो द्रौपदी जैसी कहानी पढ़िए। हिटलर का नाजीवाद और उसके बारे में लिखी गई नॉवेल या फिल्म पर भी आप काम कर सकते हैं। भारत का विभाजन, उसके बारे में लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामा, स्मरण कथा, पोएट्रीज और कुछ 30 या 35 सिनेमा, इन सब को सामने रखकर
हिस्टोरिकल फैक्ट को कंपेयर करते हुए आप अपने नतीजों पर पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने फिक्शनल हिस्ट्री और ऑरल हिस्ट्री पर काम किया, रिटन हिस्ट्री के साथ मैंने ऑरल हिस्ट्री और फिक्शनल हिस्ट्री को कंपेयर किया और मैं ये नतीजे पर पहुंची कि इंडिया पार्टीशन में आम इंसान का कोई रोल नहीं था। भारत विभाजन के पीछे धार्मिक वजह या अंग्रेज अकेले जिम्मेवार नहीं थे। आर्थिक या पॉलिटिकल वजह भी उतनी ही जिम्मेवार थी। लेकिन ऐसे संशोधन में आपके जिंदगी के कुछ 15-20 साल निकल जाते हैं, जैसे मेरे निकल गए। इतना पढ़ना पड़ता है, इतना घूमना भी पड़ता है, इतना देखना भी पड़ता है। आपका जो सांप्रत है जिसमें हम जी रहे हैं, क्या हो रहा है पिछले 30-40 साल से देश और दुनिया में, आपको बिल्कुल तटस्थ भाव से इसको देखना है। 91 में आर्थिक उदारीकरण हुआ, बाद में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए, मल्टीनेशनल कंपनियां आई, मॉल आए और छोटा व्यापारी, छोटा किसान सब खत्म हो गए। नींबू सोडा या छाछ पीने वाली हमारी प्रजा अचानक पेप्सी और कोला पीने लगी। इसके बारे में गुजराती भाषा में बहुत अच्छी कहानियां लिखी गई। धर्म कारण और राजकारण के मिलने से जो कुछ घट रहा है उसके बारे में भी काफी फिक्शन और फिल्म हमें मिल रहा है। हम इसके बारे में संशोधन करने की कब सोचेंगे? हाँ, एक बात हमें याद रखनी है, हम साहित्य और कला के संशोधक हैं। कृति प्रतिबद्ध हो, साथ में कृति कलात्मक भी हो, वो भी हमें देखना है। हम अभी भी कंपैरेटिव लिटरेचर की ही बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी की ही बात कर रहे हैं। मिथ और साहित्य के बारे में थोड़ा काम हो रहा है, पर वो संतुष्ट हो पाए इतना नहीं है। मिथ का उपयोग करने वाला सर्जक आज के समय के लिए यदि कोई नया अर्थघटन नहीं दे रहा है तो फिर वह मिथ का विनियोग बेकार है। आप धर्मवीर भारती का अंधायुग पढ़िए, उमाशंकर जोशी की कर्ण कुंती या कृष्ण के संवाद पढ़िए, आपको जवाब मिलेगा। गिरीश कर्नाड का ययाति नाटक, खांडेकर की ययाति उपन्यास, मुंशी का नाटक पुत्र समौड़ी, ये सब लेके आप इंटरटेक्सुअलिटी, कच्छ है, देवयानी है, ययाति है, कैरेक्टर एक का एक ही रहता है, तो अंतर्कृतित्व के दृष्टिकोण से भी आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। प्रतिभा राय की द्रौपदी, भीष्म साहनी की माधवी, हसमुख बाराड़ी की गांधारी, इस सब को महाभारत के साथ तुलना कीजिए। संस्कृत के साथ ही सिर्फ बास के उरुभंग या कर्णभार की ही बात करते हैं। आप आपकी भारतीय कृतियों के साथ क्यों कंपैरिजन नहीं करते? आप देखिए, ये माधवी, ये गांधारी, ये उर्मिला, ये सीता में आपको नारीवादी सुर दिखाई देगा, सुनाई देगा। इसको आप फेमिनिस्टिक अप्रोच से क्यों नहीं देखते? फेमिनिस्टिक अप्रोच से काफी कुछ बातें कर सकते हैं हम, लेकिन मैं बीच बीच में करती चली गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाती हूँ। फोक लिटरेचर के बारे में इन दिनों में बहुत ही काम होता है और वो फैशन हो गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत नैतिक भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि मैं उस प्रदेश की लोक बोली से, रीत रिवाज से परिचित नहीं हूँ तो फिर मैं उसमें न तो काम कर सकती हूँ न करवा सकती हूँ। लेकिन दोनों चीजें आज हो रही है। आप कुछ गीत या लोक वार्ता इकट्ठे करके डिग्री तो ले लेंगे, पर संशोधन का क्या? दो प्रदेश, दो जाति के गीत या कथा की तुलना हम क्यों नहीं करते? ये गीत या कथा में कुटुंब भावना, सामाजिक मूल्य, नारी छवि आदि की खोज हम कर सकते हैं। इन लोक वार्ता में मोटिफ, जिसको हम कथा घटक बोलते हैं, उसकी खोज या मिथ के साथ उसका संबंध है या नहीं, ये भी हम खोज सकते हैं। लेकिन ये हो नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुजराती भाषा में अनुवाद की भव्य परंपरा रही है और भाषाओं में भी होगी। उमाशंकर जोशी जैसे विद्वान ने अभिज्ञान शाकुंतल और उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। नगिनदास पारेख टागोर शरद बाबू को लाए, गोपाल राव विद्वांस पूरे के पूरे खांडेकर को लाए। ये सब आला दर्जे के विद्वान थे, पंडित थे। तो बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी पर से भी काफी कुछ अनुवाद हुआ।
हम ओरिजिनल स्क्रिप्ट को साथ रख के इस अनुवाद की तपास क्यों नहीं करते हैं? हम लोग थीमेटिक संशोधन तो बहुत करते हैं, पर टेक्निकल यानी रचना रीतिगत प्रयुक्तिगत संशोधन बहुत ही कम करते हैं। जैसे नैरेटिव टेक्निक को लेके आप शैली विज्ञान स्टाइलिस्टिक में बात कर सकते हैं, टाइम इन फिक्शन, स्टोरी टाइम एंड डिस्कोर्स टाइम, ये सब बातें हम कर सकते हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर की, कुर्तलैन हैदर की आग का दरिया लेके आप टाइम क्या कर सकता है कोई नॉवेल में, ये भी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे वैसे भी कविता में काम करने वाले बहुत ही कम रह गए, लेकिन आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कौन से छंद कौन से समय में बखूबी उसका उपयोग हुआ, कविता और प्रतिबद्धता, कविता और प्रयोगशीलता, नैरेटिव पोएट्री, अछांदस कविता, ये सब के बारे में भी काम हो सकता है। साहित्यिक सामयिक, लिटरेरी मैगजीन्स, हर युग में लिटरेरी मैगजीन्स ने अपना क्या प्रभाव साहित्यिक और समाज के ऊपर डाला, इस पर भी काम कर सकते हैं। और अभी मुझे इसको खत्म करना है क्योंकि 1 घंटा हो गया। साहित्य और फिल्म, इन दोनों कलाओं के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी साहित्यिक कृति पर से बनी हुई फिल्मों पर काम करना है तो कोई एक विषय पर बनी फिल्मों पर काम करना है, शक्यताएं काफी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि साहित्य कृति पर बनी फिल्म है तो चुनीलाल मडिया की अबू मकरानी शॉर्ट स्टोरी है, उस पर से केतन मेहता ने मिर्च मसाला बनाई। प्रेमचंद की सदगति से सत्यजीत रे सदगति बनाते। टागोर की नष्टनीड स्टोरी से सत्यजीत रे चारुलता बनाते। ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ मजाई पर से ऋतुपर्णा घोष रेनकोट बनाते। टागोर की घरे बाहिरे नॉवेल पर से सत्यजीत रे वही शीर्षक से फिल्म बनाते। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पथेर पांचाली पर से पथेर पांचाली रे बनाते हैं। धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा पर से श्याम बेनेगल सूरज का 7वां घोड़ा बनाते। माँ श्वेता देवी की 1084 माँ पर से गोविंद निहलानी 1084 की माँ बनाते। इन सब में कैसे रूपांतरण हुआ, क्योंकि सिनेमा अलग विधा है, उसकी जरूरियात अलग है, वहां पे संवाद है, भाषा नहीं है, डायलॉग है। एडिटिंग कैसे हुआ, क्या बदला, क्योंकि जो लिखने वाला है उसके पास सिर्फ शब्द और अर्थ है, सिनेमा के पास म्यूजिक है, अभिनय है, डायलॉग है, सिनेमेटोग्राफी है, तो संगीत है, गीत है। ये इन सब का कैसे फर्क क्या पड़ता है। मारे गए गुलफाम जब तीसरी कसम बन जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। एक रूपांतरण ये है, दूसरा रूपांतरण ये है जो विशाल भारद्वाज कर रहे हैं इन दिनों में। जैसे उन्होंने शेक्सपियर का मैकबेथ, ओथेलो और हैमलेट का हिंदी सिनेमा में मकबूल बनाया मैकबेथ से, ओमकारा बनाया ओथेलो से, हैदर बनाई हैमलेट से, तो अपने अपने प्रदेश की जो प्रॉब्लम थी वो वहां पे आई। ओरिजिनल नाटक, ओरिजिनल नाम कुछ भी नहीं रहा है। आप हैदर का मुकाबला फ्रॉइड से भी कीजिए और कश्मीर की राजनीति के साथ भी कंपेयर कीजिए। जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उनके लिए तो पूरा एक खजाना है इंतजार में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, डॉक्टर जीवागो है, सन्स एंड लवर्स है, लस्ट फॉर लाइफ है, टू सर्व विथ लव है, मतलब देयर इज नो एंड, स्काई इज द लिमिट। आप इस सब पे काम कर सकते हैं। पार्टीशन सिनेमा पे आप काम कर सकते हैं, मैं अभी कर रही हूँ, मुझे कुछ 35 सिनेमा पार्टीशन पे मिली है। तो कोई एक समस्या को लेके भी आप कर सकते हैं, जैसे अछूत, जैसे सुजाता, जैसे भवनी भवाई, ये सब अस्पृश्यता, गांधी जी और भारतीय सिनेमा ने क्या किया। सिनेमा का समाज पर प्रभाव, सिनेमा और फैशन आदि विषय पर काम हो सकता है। मतलब विषय तो बेशुमार है, लेकिन श्रम और सूझ समझ के साथ काम करने वाले कहीं भी दिखाई नहीं देते। संशोधन के क्षेत्र में हम शतमुख विनिपात की ओर निकल पड़े हैं।
आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखती हूँ। हमारे अभ्यासक्रम बहुत ही निम्न स्तर के हो चुके हैं। उसमें सेमेस्टर पद्धति आने के बाद अध्यापक सिर्फ परीक्षा के साथ ही जूझता रहता है। फिर भी हमें संशोधक को आलोचना और संशोधक के बीच का भेद समझाना है। हमें सिर्फ आस्वाद नहीं करवाना है, सिर्फ अवतरण इकट्ठे नहीं करने। दूसरों ने जो कहा है वही हमें नहीं कहना है। आपको जो कहना है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी इसी सिस्टम में काम करती हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अगर हम चाहे तो अपने विद्यार्थी के पास अच्छे से अच्छा संशोधन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।